दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका हार्दिक स्वागत है। जन स्वास्थ्य की बात डॉक्टर एच.एस. बिष्ट के साथ की आज की इस कड़ी में मैं डॉक्टर एच.एस. बिष्ट आपको उत्तराखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा राज्य स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रभारी निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी से रूबरू करवा रहा हूँ। दोस्तों, आज 1 दिसंबर यानी विश्व एड्स दिवस है और आज हम डॉक्टर नैथानी से बात करेंगे एड्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर मैडम सरोज नैथानी से। डॉक्टर सरोज मैडम, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैडम, जैसा कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके मनाए जाने के पीछे क्या भूमिका है, इसके कारण हैं यानी या इसके क्या उद्देश्य हैं और वर्तमान में विश्व में कितने लोग HIV एड्स वायरस से संक्रमित होंगे। जी, पहले तो मैं बता दूं कि एड्स या की जानकारी ही इसकी एक तरह से समझदारी है और अवेयरनेस ही इसका एक मूल तंत्र है। वैसे तो 1987 में इसकी भूमिका शुरू हो गई थी अवेयरनेस की, लेकिन पहली बार इसकी अवेयरनेस 1988 में शुरू हुई थी। जो जन जागरूक कार्यक्रम है, जैसे 1 दिसंबर को जो मनाया जा रहा है, और इस तरह से हर साल 1 दिसंबर को लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए और उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए जो इससे हार चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। एक तो ये है, और इस साल भी 1 तारीख को मना रहे हैं हम लोग, और ये एक महामारी है और इसमें इस बार की जो थीम है वो है सार्वभौमिक एकता और साझा जिम्मेदारी। माने हम सब मिलके और हम सबकी ही जिम्मेदारी है जो अवेयरनेस कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में करीब 36 मिलियन मरीज हैं। इसको अगर करोड़ों में देखें तो 3.6 करोड़ उसको कन्वर्ट कर लें, और बच्चे हैं करीब 18 लाख जो एड्स से ग्रसित हैं, और हिंदुस्तान में करीब 21 लाख एड्स के ग्रसित हैं। तो और उत्तराखंड की बात करें तो जब से ये कार्यक्रम चला है उत्तराखंड में, तो हमने अभी टोटल करीब 8,500 केस, 8,500 नहीं, 8,198 एग्जैक्ट नंबर्स, इसलिए क्योंकि एक एक का नाम लाइन लिस्ट होता है इसके अंदर। इतने रजिस्टर हुए हैं जिसमें से आज की तारीख में सिर्फ 4,314 का ही इलाज चल रहा है, क्योंकि इसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग अन्य राज्यों में इलाज के लिए चले गए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये स्थिति है। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि इस वर्ष इसकी थीम इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी है, और हमारे देश और प्रदेश में भी एड्स ग्रसित लोगों के बारे में आपने जानकारी दी। तो कोविड-19 के इस दौर में एड्स संक्रमित लोगों को क्या क्या अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जो कोविड है, कोविड भी एक महामारी के रूप में आया है, और जब हम आंकड़े देख रहे हैं तो जो लोग जवान हैं, नौजवान हैं, जिनको कोई अदर बीमारियां नहीं है, वो उनको अगर कोविड से ग्रसित होते हैं तो वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है, माने या तो उसको टीबी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई अन्य बीमारी है, तो अन्य में आप एड्स को भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी अगर कम हो गई है, अभी टीबी वीबी में भी आपकी लंग्स, बिकॉज कोविड आपके लंग्स में ही जा रहा है ना, आपके लंग्स को कर रहा है। डायबिटीज में वो हाई एज ग्रुप और डायबिटीज, तो वो उस तरह से हाई रिस्क हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन है, क्योंकि ये आपके
जो सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, हम CD4 काउंट कहते हैं उसको, तो वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर दे, वो कम होने लग जाते हैं आपके शरीर में धीरे धीरे धीरे। हम दवाइयां तो देते हैं, ये वायरल बीमारी है ये भी, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे कारण है कि इलाज तो पूरी तरह से चल भी रहा होता है, लेकिन कई बार कोई छोड़ देता है बीच बीच में या लैप्स हो जाता है, तो और अन्य इन्फेक्शन उसको हो जाता है ना, तो उसकी भी जान को उतना ही खतरा है जितना अन्य कोमॉर्बिडिटी हाई रिस्क ग्रुप का है, तो इसीलिए उनको भी इसमें ख्याल अपना ज्यादा रखना है। जी 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 जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें जो है एड्स के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी के रूप में, अतिरिक्त रूप से थोड़ा सा जो है खान पान के बारे में और जो भी निश्चित निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से बीमारी से कुल मिला के बचना चाहिए। जी जी हाँ। जी। तो अभी आपने बताया कि जैसा कि बताया, हालांकि एड्स का जो है जो उपचार है वो जानकारी ही एक तरीके से बचाव है, जैसा आपने बताया, फिर भी लोग ये जानना पसंद करेंगे कि अभी जो है उपचार हेतु बहुत सारी सुविधाएं हैं, ART जैसे आया है, और बचाव के बारे में हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं, तो ये कहाँ पर ये सुविधाएं हमारे देश में, खासतौर पर प्रदेश में कहाँ पर उपलब्ध हैं? देखिए, इसका ऐसा है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो लोग जब अपनी अस्पतालों में आते हैं तो हमारे करीब 145 सेंटर हैं, वो जो हमारे हॉस्पिटल के साथ ही, कोई अलग से नहीं है ना, जैसे हमारे CHC हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कोई ब्लॉक लेवल की फैसिलिटी हो गई, तो इसमें हम लोगों ने काउंसलर्स रखे हैं भारत सरकार की सहायता से। नाको जो है, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी फंडेड प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार ही इसमें पूरा 100% योगदान, मतलब धनराशि प्रदान करता है, और उसी के उस मैंडेट में हम लोगों ने काउंसिल रखे हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने, और वो लोगों का पहला काम है, क्योंकि ये एड्स के साथ इतना ज्यादा स्टिग्मा है एक लोगों को कि इसको एड्स हो गया है, तो इससे थोड़ा सा उसको एक नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, तो काउंसलर पहले काउंसिल करता है, उसकी हिस्ट्री पूछ के काउंसलिंग करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा मैंडेट है कि 100% गर्भवती, हर गर्भवती का काउंसलिंग के उपरांत टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको है बाई चांस मिस हो गई है तो उसके बच्चे को होने तो 1 से 2 हो जाएंगे, केस बढ़ जाएंगे, है ना, तो एक ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इन सेंटर्स में हम लोग जांच करते हैं, पहली चीज। उसके अलावा इसमें NGOs का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उत्तराखंड में करीब 28 NGO इसमें काम कर रहे हैं, जो हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं इनको दिए जाते हैं, और ये लोग बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में भी, और इनका काम होता है उधर अवेयरनेस करना, साल में 2 बार उनके कैंप लगा, मतलब साल में 2 बार उनकी टेस्टिंग करना। हम लोग उनको पूरा सामान देते हैं और वो लोग भी वहाँ रखते हैं लैब टेक्नीशियन और वो सब, वो उनकी टेस्टिंग भी करते हैं, और मतलब जिसको ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया प्लस जो हाई रिस्क हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं, ठीक है, और उनको IC का मटेरियल देते हैं। तो NGO के हो गए 28। उसके अलावा जेल में जो इनमेट्स हैं, हम लोग उसकी टेस्टिंग करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए हम टीम भेजते हैं जेलों में, कैदियों के बीच में। इसके अलावा जो हमारे जनरल पॉपुलेशन है, तो जनरल पॉपुलेशन का है वो हॉस्पिटल में आ रही है, तो वही काउंसलिंग होके, तो प्रेग्नेंट, जनरल पॉपुलेशन, हाई रिस्क एरियाज, और यदि कोई खुद भी चल के आता है तो बहुत तरीके से उसको काउंसिल करते हुए। और एक बात यहाँ ध्यान देने की है, HIV एड्स का जो एक्ट है, इसमें हम लोग किसी की भी नाम जानकारी साझा नहीं करते, किसी को नहीं बताते, ठीक है, तो इसको ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, ये हम लोग किसी को नहीं बताते HIV एड्स है। बिकॉज HIV एड्स क्यों हो रहा है? 1, सुरक्षित यौन, मल्टीपल पार्टनर्स हो गए अगर, है ना, तो ट्रकर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, इस तरह के लोग हो गए, या सेक्स वर्कर्स हो गए, या ऐसे किसी का हैबिट है, ठीक है। दूसरा, संक्रमित ब्लड, अब खून किसी को चढ़ गया और किसी ऐसे ब्लड बैंक से चढ़ गया जहाँ पे शायद टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई हो,
हम कई वैसे तो सारे हमारे ऑथराइज्ड ब्लड बैंक्स हैं ना, तो इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऑथराइज्ड ब्लड बैंक, सिरिंजेस एंड नीडल्स, कोई भी जैसे जाते हैं लोग झोला छाप, डॉक्टर इधर उधर कोई भी सुई, एक ही सुई 4 लोगों को लगा देते हैं, तो आपको बहुत बड़ा खतरा है, सुई से हो जाएगा और माँ से बच्चे। तो पहले तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए भैया एड्स कैसे हो सकता है, तो एड्स इन 4 चीजों से हो सकता है। और ड्रग यूजर्स, सबसे ज्यादा ड्रग यूजर्स, जो ड्रग यूजर्स होते हैं आपस में एक दूसरे की सिरिंज शेयर करते रहते हैं ना, और बाई चांस किसी की हैबिट में मतलब किसी को एड्स है उसमें से, तो वो सबको वो फैल सकता है जी। तो ये सोचते हुए हम लोग इसी लाइन में हम लोग लोगों को काउंसलिंग करना और उनकी टेस्टिंग करना और अवेयरनेस करना, तो इस तरह से हम लोग राज्य में काम कर रहे हैं जी। आपने जैसा कि बताया कि यौन व्यवहार के माध्यम से और ड्रग्स के डिफरेंट जो वो हैं अलग अलग वो लगाते हैं, तो इसमें युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित हो सकता है, तो इस तरीके से जो है उनके सामाजिक जीवन को भी ये प्रभावित करता है निश्चित तौर पे। तो हमारे युवा व छात्र खास तौर पे इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए हमने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध, तो हम लोग का उनको एक तो जानकारी देते हैं कि कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है, ठीक है, और कैसे फैलता में जैसे हम लोग इनको कॉन्डोम्स बांटते हैं, ओपनली कॉन्डोम्स, एंड वी प्रमोट कि आप यदि देखिए हमारा काम जो है, हमारी टीम का काम है जजमेंटल होना नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ मेथड्स एंड तरीके बताते हैं कि लोग इससे बच जाएं, बीमारी से बच जाएं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, तो वहाँ जैसे आपके फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, ड्रग यूजर्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो हमारा काम है उधर जानकारी देना, उधर कॉन्डोम यूज प्रमोट करना ना, उनकी टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करके अगर पॉजिटिव आ गए हैं तो उनको इलाज के लिए प्रोत्साहित करना ना। तो जो हमारा रोल है हम अपना रोल करते हैं और बाकी काम और लोग कर सकते हैं। जी जी। तो इस प्रकार मैडम आपका ये कहना है कि युवा और छात्र जो हैं वो स्वाभाविक तौर पर इससे बच सकते हैं, क्योंकि सरकारी तौर पर आईईसी का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है, और दूसरा जो है छात्र आजकल जो है युवा और छात्र जो है खास तौर पे गूगल पे, नेको की वेबसाइट पे जाके बहुत सारी जानकारी इससे खुद ब खुद भी ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी 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 जी। तो एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा होती है कि आजकल जो है जैसे हम कोविड से बचने के बारे में वैक्सीन के टीके का बहुत इंतजार कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एड्स के बचाव हेतु भी शुरू में एक टीके की संभावना लगती है? हालांकि यौन व्यवहार है और ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद देखिए ये भी एक वायरस है, ठीक है, वायरस हुआ है, और ये बहुत पहले, वैसे तो कहते हैं कि 1920 में पहली बार किन्शासा करके है कॉन्गो में ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पहला केस आया था। अब लगाइए 1920, और हिंदुस्तान में ये आया था चेन्नई में 1986 में। 86 में आया था जी, ठीक है, 86 में, मतलब वो भी फर्स्ट टाइम फीमेल सेक्स वर्कर्स में वहाँ पाया गया था। तो ऑलमोस्ट आप लगा लिए 66 इयर्स के बाद इंडिया में ये आया। तो ऐसा तो है नहीं ये बीमारी आज की है, तो फिर भी अभी कई सालों से प्लानिंग हो ही रही है, टेस्टिंग हो रही है, कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है। वैक्सीन आने वाले दिनों में आ जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई इसका वैक्सीन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें जो कैसे फैलता है, ये सब अवॉइडेबल है अगर आप देखें ना। ब्लड में अगर हम लोग ट्रांसफ्यूजन में अगर हम लोग इसको ध्यान दें और सिरिंजेस लोग अवेयर हों कि कॉमन सिरिंजेस ना यूज करें ना, माँ की टेस्टिंग होए, माँ की टेस्टिंग डिपेंडिंग ऑन एक चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट होती है, प्रोफाइल होता है, माने माँ को
काउंसलिंग की, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते, उस हिसाब से माँ बोलती है हाँ मेरी टेस्टिंग कर दीजिए, तो हम उसकी टेस्टिंग कर देते। तो जैसे मैंने दोबारा कहा, जानकारी ही इसका इलाज है, यही इसका बचाव है। अवेयरनेस जितना हम कर सकते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, एवरीबडी हैज टू डू इट। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोज नैथानी आपका। अंत में मैं आपसे एक आपका स्वयं का संदेश हमारे हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए लेना चाहूंगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि यदि आपको पता चलता है कि किसी को एड्स है ना, तो कृपया उससे भेदभाव ना करें, क्योंकि एड्स किसी से हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से, गले मिलने से, सेम टॉयलेट यूज करने से, सेम साबुन यूज करने से नहीं फैलता है। ठीक है, तो आप उनके साथ भेदभाव ना करें, और अगर ये आपको पता चलता है तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने तक ही रखें, उसको आगे उसको पास ऑन ना करें, ताकि उसको एक रिस्पेक्ट से उसको भी जीने का अधिकार है। बस मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरोज नैथानी। तो आज श्रोताओं, आपसे रूबरू थी हमारे प्रभारी निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून से। तो मैडम, आपका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सरोज नैथानी से डॉक्टर एच.एस. बिष्ट की बातचीत। जन स्वास्थ्य संवाद श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड है, और आज विश्व एड्स दिवस के बहाने बहुत सारी जानकारी हमने हासिल की। डॉक्टर सरोज नैथानी का हम फिर से पुनः आभार व्यक्त करते हैं, जो कि लंबे अरसे से एड्स कार्यक्रम के तहत एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। दोस्तों, ये बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए नई भी रही होंगी, और पहले से भी आपको हो सकता है कुछ जानकारी हो, लेकिन बहुत एक संवेदनशील मसला है, तो हमें इसे उसी संवेदनशीलता के साथ लेना है, और जो संदेश अंत में डॉक्टर सरोज ने दिया है उसे हमें फॉलो करना है। ये कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप वाकई में हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं दूर दराज पहाड़ों तक या फिर देश के किसी भी हिस्से में, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।